हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 12 दैट इज ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसीज। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 12। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। Today's topic for presentation that is all about fiscal policies. We are waiting for another 2 minutes so other student also may join. Very good evening Vivek, very good evening Sikha and Sunita. जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए so we can start the today's class that is all about. Please join everyone, remaining student also please join. So once again, good evening everyone. Today's topic for presentation that is all about fiscal policies. Anuj, very good evening. Rohit, very good evening. So before starting the topic, आज कल हम लोगों ने पढ़ाया था मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज का टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, देखिए दुनिया के सारे देशों में, कल भी हमने बताया था कि ना अक्रॉस द ग्लोब every country has to prepare the monetary policy and fiscal policy in their respective economies. क्योंकि यही एक जो मॉनेटरी पॉलिसी, कल हमने आरबीआई बनाता है, कल बताया था आरबीआई के टूल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट क्या होता है। वी हैव बीन डिस्कस इन अ वेरी डिटेल स्टडी ओनली। तो आज हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। तो व्हाट इज ऑल अबाउट द फिस्कल पॉलिसीज। तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हु इज मेकिंग द फिस्कल पॉलिसीज? याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज मेकिंग द और प्रिपेयरिंग द फिस्कल policies. The government policy of changing its taxation and public expenditure program intended to achieve its objective. So whatever the objective we have of monetary fiscal policies, तो उन फिजिकल पॉलिसीज को, ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग किस तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव टू बेसिक टूल्स, टू मेजर टूल, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई टैक्सेशन सिस्टम को अप एंड डाउन करके, टैक्सेशन को इंक्रीज डिक्रीज करके, पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स को इंक्रीज डिक्रीज करके वी ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसीज। हमने स्टडी ओनली हैव बीन टोल्ड यू कि मेजर जो ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसीज के और मॉनेटरी पॉलिसीज के ऑलमोस्ट कॉमन है, बट स्टिल देयर आर वेरी फ्यू अदर ऑब्जेक्टिव आल्सो व्हिच इज एक्चुअली रिलेटेड विद द फिस्कल पॉलिसी ओनली। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी के? डेवलपमेंट बाय द इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, reducing the deficit in the balance of payment,
increase the national income, development of infrastructure. तो डेवलपमेंट बाय द इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन नॉर्मली हम लोग आगे बात करेंगे तो फिजिकल पॉलिसी के दो टाइप के मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है एलोकेशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एलोकेटिंग द सर्टेन रिसोर्सेज टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, फंड को एलोकेट करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग एलोकेशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाला है कि इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम का और वेल्थ का, किस तरीके से, थ्रू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। अब ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, मतलब हायर इनकम पीपल विल पे हायर टैक्सेस, लोअर इनकम पीपल विल पे द लोअर टैक्सेस। तो एलोकेशन फंक्शन में भी ट्राई टू एलोकेट सर्टेन कैपिटल टू डिफरेंट फंक्शंस। जैसे सरकार कई सारे फंक्शंस होते हैं, अगर हम लोग रेलवे की बात करिए, डिफेंस की बात करिए, इंफ्रा की बात करिए, एग्रीकल्चर का बात करिए, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, तो देयर आर एन नंबर ऑफ द government functions we have. So in an allocation function we try to allocate certain capital to the respective population or respective country. Distribution functions में भी try to remove या reduce the inequalities among the society through the progressive taxation system. जैसे कि इंडिया में एक, जैसे पूरे दुनिया में जितना अमीर है, मतलब मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन लिव्स इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द पुरेस्ट पीपल्स लिविंग इन द इंडिया। सबसे दुनिया के सबसे ज्यादा अगर नंबर की बात करेंगे तो अमीर भी भारत में रहते हैं और गरीब भी भारत में रहते हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। जो अमीर है वो बहुत अमीर है, गरीब है वो बहुत गरीब है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का हम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज भी बोलते हैं कि पुअर इज गेटिंग पुअरर, रिच इज गेटिंग रिचर। So what actually we do, we try to reduce, we try to minimize the inequalities among the nations, price stabilities and control the inflations। जब हम लोग बात करते हैं ना, जैसे कि आरबीआई है, बट कहीं ना कहीं जब महंगाई होती है मार्केट में, वी डोंट क्रिटिसाइज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी डोंट क्रिटिसाइज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री। we always do criticize the, किसको क्रिटिसाइज करते हैं बच्चा, we always criticize the central government of the country। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक, केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है प्राइस स्टेबिलिटी रखना, प्राइस स्टेबल रखना और कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब कैसे प्राइस स्टेबल करेंगे, आपको एक तो बेसिक हो गया टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू। टैक्सेस को, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस को अगर कम करेंगे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, सॉरी, डायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग कम करेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी ना। बट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग सीधी सीधी बात है, जीएसटी 15% है, तो 100 रुपए 15% कितना हो गया, 15 रुपए, जीएसटी में 10% कर दिया। तो वी कैन थ्रू द प्राइस स्टेबिलिटी, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों तरीके से हम लोग प्राइस को स्टेबल कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग राशनिंग की बात करेंगे, हम लोग वेजेस कंट्रोल की बात करेंगे, तो कई सारे और भी तरीका है जिसकी तरीके से हम लोग फिजिकल पॉलिसी के थ्रू भी हम लोग प्राइस स्टेबल और कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट। देश में इन्फ्लेशन नुकसान करता है तो देश में डिफ्लेशन भी नुकसान करता है। 2019 में आप लोग को याद होगा, देश एक मंदी के दौर से गुजर रहा था, we had a deflation, we had an inflation rate of 2 to 3% in India। तो 2 से 3% कंट्रीज लाइक इंडिया में 2 से 3% रेट तक की इन्फ्लेशन चल रहा है, रेट चल रही है महंगाई की, वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हार्मफुल है। तो दे शुड हैव इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट होना एक इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बट इट शुड बी हेल्दी इन्फ्लेशन रेट, इट शुड नॉट बी, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो एक इकोनॉमी एक अगर स्टेबल वे में चलेगी तो देयर विल बी ए चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस तो होगी। अगर नॉर्मली इकोनॉमी चलेगी, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगी, सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रिड्यूसिंग द डेफिसिट इन द बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने एक बार पहले पढ़ा चुके हैं, दोबारा हम लोग बीओपी पढ़ाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वन कंट्री to the rest of the world within the certain period of time is called BOP।
एक साल में एक देश के द्वारा दुनिया के जितने सारे देशों के साथ जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम लोग बीओपी को भी कोशिश करते हैं कि डेफिसिट ना रहे। जिस इसमें करंट अकाउंट होता है, आपको पता होगा, कैपिटल अकाउंट हम लोग बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, पहले बार पढ़ा चुके हैं, और ऑफिशियल रिजर्व या फॉरेन रिजर्व अकाउंट बोलते हैं। तो करंट अकाउंट में भी मोर भी मतलब मेनली वी आर कंसर्न अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। फिर कैपिटल अकाउंट्स में एफडीआई, एफआईआई की बात करते हैं, बोरोइंग्स की हम लोग बात करते हैं, लोन्स की बात करते हैं। तुम लोगों को इस तरीके से फिस्कल पॉलिसी बनानी है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस रहे, डेफिसिट कम रहे। इंक्रीज द नेशनल इनकम, जो जीडीपी की बात करते हैं आजकल, जीएनपी की बात करते हैं, दे शुड हैव नेशनल इनकम, देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, अच्छे अच्छे हाईवेज बने, डैम्स बने, एयरपोर्ट्स बने, रेलवे बने, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तो और मेडिकल हॉस्पिटल्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा। तो इंफ्रा भी एक बहुत बड़ा फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि टू क्रिएट सर्टेन इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा क्रिएट होने से भी बहुत सारा इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, डायरेक्ट जनरेशन भी होता है और इनडायरेक्ट जनरेशन भी होता है। ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट तो प्लीज बताइए। जल्दी से बताइए। अनुज, विवेक, विशाखा मैम, यू, आकृति, दिव्या, प्लीज डू टेल एवरीवन इफ चारुल, यू, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। जिस किसी को भी कोई डाउट हो इसमें, कोई और कोई दिक्कत हो, प्लीज बताइए, जल्दी बताइए। चलो, अब बात करेंगे टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। तो वी हैव द बेसिकली दो ही टूल्स होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ठीक है, कमेंट्स कर दिया गया, कमेंट देख रहे हैं लगातार, आप लोगों को जहां पर भी दिक्कत लगे तो पूछ लीजिएगा। पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके अलावा दो और होते हैं, एक प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज में बताएंगे क्या क्या आएगा हमारा। डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, रेवेन्यू में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम लोगों ने बात करी, पहले पेमेंट एक्सपेंडिचर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी हम आपको इसमें प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी बताएंगे आपको। क्वेश्चन जरूर 100% पूछा था कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए, जो कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्रिएशन के लिए जो भी पैसा खत्म करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ये एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पार्ट है, यहाँ पर गलत लिख गया है तो यहाँ पर याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आएगा, यहाँ पर वो फॉर्मेटिंग में गलत हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेक्टोरल डेवलपमेंट, लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्टेट गवर्नमेंट, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, रिपेमेंट ऑफ लोन। तो कुल मिलाकर जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स होते हैं सरकार के, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के आते हैं। आप हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, रोड्स, एयरपोर्ट, डैम्स, फ्लाईओवर्स, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्रिएट करने के लिए वट एवर द एक्सपेंसेस गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया आर डूइंग, दोज एक्सपेंडिचर्स कम अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अगर सरकार कोई बड़े बड़े संस्था में, आईएमएफ में पैसा रख रही है, वर्ल्ड बैंक में पैसा रख रही है, या इंडियन गवर्नमेंट्स आर गिविंग द लोन्स टू सम अदर रिस्पेक्टिव नेबरिंग कंट्रीज, वो भी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आएगा। या लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में हमारा आएगा। उसके अलावा बड़े बड़े इंफ्रा क्रिएट करने में जितना पैसा खत्म होगा वो सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है।
आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेजर सब्सिडीज आएंगी, लेकिन पूरी सब्सिडीज नहीं। मेन मुद्दा होता है इंटरेस्ट पेमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरीज जितनी होंगी, सैलरीज ऑफ एमपी एंड एमएलए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की बात करेंगे, एमपी एमएलए की सैलरी की बात करेंगे, ये सब कुछ हमारा किस में आएगा, ये सब हमारा आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। तो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक हॉस्पिटल खोला तो उसमें जो सैलरी देनी पड़ेगी, मेडिसिन देनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे, यूनिवर्सिटीज में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या रेलवे में, वो सब हमारे किस में आएंगे, रेवेन्यू। प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं जो फिक्स होते हैं एज पर द 5 ईयर प्लान। जो पहले 5 ईयर प्लान चलते थे, अब वो नीति आयोग हो गया। तो जितने भी हमारा एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो होते हैं, वो हमारे से प्लान्ड के अंदर आते हैं। जो स्कीम्स में होते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करेंगे, नरेगा की बात करेंगे, हम लोग सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे। तो जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स होती हैं, जो लगातार सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, गवर्नमेंट्स will come, governments will go, but these schemes will continuously run in the market। तो ऐसी स्कीम्स के सब तहत पैसा करते हैं हम लोग। स्कीम्स के साथ जो whatever the schemes are which is running in the market, वो सब स्कीम्स वाले एक्सपेंडिचर्स हमारे प्लान एक्सपेंड। नॉन प्लान में आ गया नेचुरल डिजास्टर्स, पेंशन भी इसी में आती है, सब मेजर सब्सिडी नहीं, सब्सिडीज भी इसमें आता है, कुछ कुछ सब्सिडीज में आती है, पेंशन इसमें आती है, नेचुरल डिजास्टर्स आता है। एक बहुत शॉकिंग सा है, वो होता है सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो भी नॉन प्लान, मतलब जो प्लान नहीं है। समटाइम डिफेंस भी बहुत सारा प्लान नहीं होता, वो भी सब हमारा किस में आएगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्या आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आया लॉन्ग टर्म के लिए जो स्कूल्स हाईवेज बना रहे हैं, लोन्स जो दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही है, वो सब आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडमिनिस्ट्रेटिव पेमेंट जो हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, या इंटरेस्ट पेमेंट की बात करेंगे, वो उसमें आएगा। एमपीज और एमएलए की सैलरीज हो गई, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हो गई, वो सब उसी में आएगी। प्लान में स्कीम्स, नॉन प्लान में जो कुछ पता नहीं है, सब्सिडीज हो गई, पेंशन हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, जो कुछ प्लान नहीं है। ऐसे रेवेन्यू रिसीट दो टाइप, मतलब रिसीट्स, इनकम सरकार की, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट तो लॉन्ग टर्म, जो सरकार लोन रिकवर कर रही है, किसी को लोन दिया था, जापान को लोन दिया, या नेपाल को लोन दिया, श्रीलंका को लोन दिया, बांग्लादेश को लोन दिया, व्हाटएवर द लोन्स यू आर रिकवरिंग, वो भी कैपिटल रिसीट्स में आएगा। या जो आप लोन ले रहे हो, वो भी कैपिटल रिसीट्स में आएगा। आईएमएफ से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, वो सब कैपिटल रिसीट्स के अंतर्गत आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट होता है कि आप अपना पूरी कंपनी को, सरकारी कंपनी को बेच दीजिए, जब पूरा बिजनेस बंद करते हैं, दुकान बंद करने की बात करेंगे, व्हेन यू आर कोलैप्सिंग, शट डाउन योर बिजनेस, उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। व्हेन यू आर सेलिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। 5%, 2%, 7% जब मार्केट से पैसा रेज करने के लिए आपने मार्केट में पैसा शेयर्स इशू कर दिए, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। मार्केट बोरोइंग्स, इंटरनल एंड इंटरनेशनल सोर्सेज, वही है कि लोन्स ले रहे हैं, आप लोन्स ले रहे हैं, वो भी सब हमारा कैपिटल रिसीट्स के अंतर्गत आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट भी बहुत बड़ा जरिया है सरकार का। रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यूज, टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में मेन हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे हैं, सबसे मेन मुद्दा हो गया जीएसटी, उसके अलावा कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ऑन पेट्रोल, एक्साइज ऑन फ्यूल, एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड एक्साइज ऑन एल्कोहल, एक बहुत बड़ा जरिया है सरकार का पैसा कमाने का। तो नॉन टैक्स में फाइनेंस पेनाल्टीज हो गई। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में माना कि सब्सिडाइज रेट पे आपको इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, स्टिल यू आर पेइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी। सरकारी कुछ ना कुछ तो इनकम होती है, रेलवे हो गया, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई, वो उसमें कुछ ना कुछ तो इनकम आती है। प्रॉफिट ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, ठीक है, ये सब इसी में आएगा। ये इधर डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, इसमें फॉर्मेटिंग हो गया। तो रेवेन्यू रिसीट्स में आप फाइन्स एंड पेनाल्टीज की बात करेंगे, फीस की बात करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन्स आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स हमारा आएगा रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, जिप टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है कि आप जो डायरेक्टली इंसान को पे करना पड़ता है, देयर इज नो इंटरमीडिएट, इंसिडेंस ऑन ए इम्पोजिंग, मतलब एक जिस पे लगा रहे वही पे कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल टैक्स, एक्साइज डेज, कस्टम, नाउ जीएसटी।
तो अभी भी मैक्सिमम सारे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के जीएसटी बना दिया गया। स्टिल अभी एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड एक्साइज ऑन एल्कोहल अभी भी अलग है, जीएसटी में पार्ट नहीं है। सेल टैक्स वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, बस कस्टम जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी एक बहुत बड़ा जरिया है सरकार का पैसा कमाने का। हमारा इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसमें कोई डाउट है बताइए, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में। जल्दी से बताइए, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। आकृति डाइवेस्टमेंट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि कुछ परसेंटेज आप मार्केट में, जैसे कि सरकारी कंपनीज को 5% 10% मार्केट में शेयर्स इशू कर दिए, पब्लिक से पैसा रेज कर लिया। डाइवेस्टमेंट होता है कि पूरा बिजनेस बंद कर दीजिए अपना, जैसे एयर इंडिया का हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट तो कई बार हो चुका था, एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट हुआ है, पूरा कंपनी खत्म हो गया, प्राइवेट के हाथ में चली गई। जब 100% शेयर्स यू आर गिविंग टू द प्राइवेट सेक्टर्स, उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यू आर गिविंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर्स। समझ गए? विदाउट आकृति। चलो, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द इकोनॉमी। पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर रेज द लेवल ऑफ जीएनपी। देश का जो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स होगा वो बढ़ जाएगा, जीएनपी बढ़ेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्रीज द हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इंडिविजुअल इनकम बढ़ जाएगी हाउस होल्ड की। इंक्रीज द गवर्नमेंट्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है। और इंक्रीज द फ्लो ऑफ फंड्स इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में फंड फ्लो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज द प्राइवेट इनकम, देयर बाय प्राइवेट एक्सपेंडिचर। तो कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सपेंडिचर से कहीं ना कहीं जीएनपी बढ़ेगी, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, जब सरकार ज्यादा पैसा खत्म करेगी मार्केट में, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा आएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को, तो अगर कोई चीज खरीदेंगे बेचेंगे आप, तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू ऑन द इकोनॉमी। जब सरकार के राजस्व का, पब्लिक रेवेन्यू का इकोनॉमी पे व्हाट इज द इम्पैक्ट। टोटल अमाउंट रिसीव। टैक्सेशन इज अ मेजर ऑफ ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम प्राइवेट पर्सूट टू द पब्लिक ऑफर। Withdrawal of the fund from the private use has a deflationary impact on the GNP. ठीक है। and reduce the disposable income and reduce the private expenditures. disposable income क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी लोगों की, और प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएगा। ठीक है। तो पब्लिक अब रेवेन्यू बढ़ेगा। इससे पब्लिक रेवेन्यू कब बढ़ेगा, पब्लिक रेवेन्यू जब बढ़ेगा जब आप टैक्सेस ज्यादा लगाओगे। अगर डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स हमारे 10 लाख पे पहले 10% लगा रहता है, लोगों को 10,000 रुपए 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है। अब आपने 20% लगा दिया। पहले लोगों के पास 9 लाख रुपए डिस्पोजेबल इनकम बच रही थी, अब लोग आपने 20% लगा दिया, 2 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा, 8 लाख रुपए आपका डिस्पोजेबल इनकम बचेगी।
जब 8 लाख रुपए डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, उससे क्या होगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स भी कम करेंगे, भाई पैसा कम होगा तो एक्सपेंडिचर्स भी कम होगा, अगर पब्लिक रेवेन्यू बढ़ेगा तब। ठीक है, अब आया कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट किस टाइप का होता है, ये अलग टॉपिक है, वैसे भी फिजिकल पॉलिसी में कुछ और है, लेकिन इसी के बीच रिलेटेड टॉपिक है। डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द गवर्नमेंट रिसीट, सिंपल। जब एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रिसीट, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड बजटरी डेफिसिट। यहां से क्वेश्चन आ जाता है एक, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में बहुत पूछते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, बस एक्सक्लूडिंग द गवर्नमेंट बोरोइंग, सरकार जो बोरो करता है उसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट के अंतर्गत। प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट जो कर देंगे फिजिकल डेफिसिट में से बचेगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट्स। ठीक, विदाउट आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज में वी हैव डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी, इसको हम लोग ऑटोमेटिक फिजिकल पॉलिसी भी बोलते हैं। डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी में दो टाइप के, एक एंटी रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी, एक एंटी इन्फ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी। वही जैसे कल हमने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है ना, तो ऐसे एंटी रिसेशनरी, जब रिसेशन होगा तब हम क्या करेंगे, एक एंटी इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होगा तब क्या करेंगे। तो पहले बात करेंगे डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी। तो इसमें पहला कौन सा है, एंटी रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल। रिसेशन मतलब मंदी। मंदी कब होगा, जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, है ना, लोगों की मनी सप्लाई कम होगी तो लोग क्या होगा, डिमांड, परचेसिंग पावर कम, परचेसिंग पावर कम तो क्या होगा, डिमांड कम, डिमांड कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम, और फिर तो उसके चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा उसके चक्कर में फिर साइकिल घूमेगी, फिर और मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, उससे क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है। क्या आ जाता है, डिफ्लेशनरी गैप। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एंटी रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी के दो टूल क्या होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, सरकार ज्यादा पैसा खत्म करे, रिडक्शन इन टैक्सेस, तो सरकार डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेगी, तो सरकार डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेगी तो उससे क्या होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो परचेसिंग, डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी एंटी रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी में, और रिडक्शन इन टैक्सेस, रिडक्शन इन टैक्सेस। ठीक है, अब आया कि इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या क्या करेगी, पब्लिक वर्क, बिल्डिंग्स बनाएगी, रोड्स, एयरपोर्ट, डैम, पोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन लिंक, इरिगेशन वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ न्यू एरियाज। इससे क्या होगा, रोजगार साधन बढ़ेंगे, जब इंफ्रा जनरेट होगा तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी ना। गवर्नमेंट बायज वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, सरकार कई सारे टाइप से गुड्स और मटेरियल को बाय करता है, एंड एम्प्लॉयज एंड लेबर सैलरी भी लोगों को मिलेगी। उसका इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट होगा इंक्रीज इन द इनकम ऑफ सप्लायर्स एंड सेलर्स, सेलर्स की और सप्लायर्स की इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, कंजम्पशन इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज होगी लोगों की, इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, एक्सपेंशन इन द आउटपुट, जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेट होगा और इनकम जनरेट होगी। हाउ लार्ज शुड बी द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, मतलब कितना बड़ा, कितना ज्यादा आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ द जीएनपी गैप कॉज्ड बाय द डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, समझ गए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द जीएनपी गैप कॉज बाय द डिफ्लेशनरी गैप, इतना आप इन्वेस्टमेंट करिए ताकि डिफ्लेशनरी गैप आप रिड्यूस कर सकें। अगर डिफ्लेशनरी गैप अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, एक समय ऐसा आएगा मार्केट में इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। ठीक है, अब आया हाउ टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बजट डेफिसिट। जब बजट डेफिसिट होगा या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे फाइनेंस करेंगे, मार्केट बोरोइंग्स, मार्केट लोन्स एंड बोरोइंग्स, आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स स्टार्ट कर सकते हैं जो होते हैं ना, एनएससीज,
पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तहत मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट बोरोइंग इज एंटी एंटी इन्फ्लेशनरी होता ही है। जब मार्केट से पैसा उठाओगे तो मार्केट से मनी सप्लाई हटेगी ना। बोरो फ्रॉम द पब्लिक, government compete with the businessman, private investment, government demand will raise the demand for loans, raise the rate of the interest, will reduce the private investment, creation of the new money, नया मनी क्रिएट करिए जिसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, will not reduce private investment and full expenditure rise in a government expenditure can be realized। तो पहला था हमने बताया था आपको इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे था, दूसरा था रिडक्शन इन टैक्स। टैक्स कम करके कैसे करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी इफेक्ट, अगर टैक्सेस कम करेंगे तो क्या होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, बताया था ना, तो डायरेक्ट टैक्सेस कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी और आउटपुट बढ़ेगा। उससे क्या होगा, इट लीड्स टू इंक्रीज द बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट तो हो गई भाई, जब आपको अगर आपकी डायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे तो आपका रेवेन्यू आपका कम आएगा ना, आपके पास लेस रेवेन्यू आएगा, सरकार का जरिया, सरकार का इनकम कम होगी, सरकार का क्या होगा, बजट डेफिसिट हो जाएगा। नीड टू बी फाइनेंस बाय बोरोइंग और क्रिएशन ऑफ मनी, तो अगर बजट डेफिसिट होगा उसको कैसे फाइनेंस करेंगे, तो पैसा बोरो करिए मार्केट से या फिर नया मनी क्रिएट करिए, नया नोट छापिए। ठीक है, ये छोड़िए डेफिसिट फाइनेंसिंग बात कर लिए। आगे पहला था एंटी रिसेशनरी, अब अगला एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो मार्केट में पहले से इन्फ्लेशन है तब उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। इसमें एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट राइजेस, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। तो एंटी इन्फ्लेशनरी में क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेंगे और टैक्सेस को बढ़ा देंगे, टैक्सेस को बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देंगे। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेंगे, उससे क्या होगा, रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर ऑन नॉन डेवलपमेंट और अनप्रोडक्टिव हेड्स लाइक डिफेंस, सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट। अब जो सब्सिडीज देना तो ठीक ही नहीं है, सब्सिडीज तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इकोनॉमी के लिए लॉसेस है ना, तो अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, उनको कोशिश करेंगे सरकार कम पैसा खर्चा करे उस पर, डिक्रीज इन द इनकम होगी उससे, और रिड्यूस द एक्सेस डिमांड, मार्केट से एक्सेस डिमांड सब कम होगी तो डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तब इंक्रीज टैक्स इंक्रीज करके क्या होगा, इंक्रीज इन टैक्सेस, इनकम, वेल्थ एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर टैक्सेस हमने 10% जगह 20% बढ़ा दिया तो क्या होगा, आपका डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। जैसे उसमें डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही थी, उससे मार्केट में क्या हो रहा था, मनी सप्लाई बढ़ रही थी, यहां पर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो मनी सप्लाई घटेगी, मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन रिड्यूस, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस, इससे क्या होगा, इट लीड्स टू इंक्रीज द बजट सरप्लस, आपका सरप्लस बजट क्या होगा, सरप्लस होगा। भाई ज्यादा टैक्स लेंगे तो बजट सरप्लस ही रहेगा ना, आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा, जितना ज्यादा टैक्स लोगे आप, भले इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करिए, भले डायरेक्ट टैक्सेस की बात करिए, सरकार जितना ज्यादा टैक्स लेगा सरकार के लिए तो वो बेनिफिट ही है ना। डिस्पोजिंग ऑफ द बजट सरप्लस, जब बजट सरप्लस हो जाएगा सरकार उसका क्या करेगी, सरकार कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी ना उस पैसे को। रिटायरिंग द पे बैक टू द आउटस्टैंडिंग डेप्थ, जितनी उधारी होगी उसको सरकार आउटस्टैंडिंग डेप्थ को पे बैक करेगी। वुड वीकन इट्स एंटी इन्फ्लेशनरी फैक्ट, एड मनी सप्लाई टू द पब्लिक, पब्लिक विल स्पेंड द मनी, इंक्रीज द कंजम्पशन डिमांड। आजकल देखिए ना, 2-2 हजार रुपए किसान को दे रहे हैं अननेसेसरी, इतनी सारी पेंशन बहुत सारी चल रही है फ्री की, तो बहुत सारी स्कीम जो आजकल गवर्नमेंट्स की चल रही है, somehow they are ठीक है, बट somehow कहीं ना कहीं दे आर क्रिएटिंग सर्टेन इन्फ्लेशन इन द मार्केट। एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई वुड लोअर रेट ऑफ द इंटरेस्ट, जितना ज्यादा मनी सप्लाई मार्केट में होगा उससे इंटरेस्ट रेट भी हमारा लोअर ही होगा। इंपाउंडिंग ऑफ अ पब्लिक डेट, सरप्लस टू बी केप्ट आइडियल, जब पैसा बहुत ज्यादा होगा सरप्लस फंड क्या करेंगे, हम आइडियल उसको रख लेंगे, उसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सरकार अपने पास रखेगी। अब आया दूसरा, आया जैसे पहले था डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अंदर ये सब कुछ था, अब आया नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। टैक्स एंड एक्सपेंडिचर वेरी ऑटोमेटिकली विद चेंजेस इन द नेशनल इनकम, जैसे जैसे देश की राष्ट्रीय आय में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, इंक्रीज और डिक्रीज मिलता है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं टैक्स एक्सपेंडिचर भी हमारा घटता बढ़ता है। विद बिल्ट इन स्टेबलाइज रिसेशन, इन्फ्लेशन विल बी शॉर्टर एंड लेस इंटेंस। पर्सनल इनकम टैक्स, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड द लेवल ऑफ इनकम होता ही है, उससे पर्सनल डायरेक्ट इनकम टैक्स से क्या होगा, हायर नेशनल इनकम, सिटीजंस हैव टू पे द हायर टैक्सेस व्हिच रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम एंड द कंजम्पशन डिमांड। हो गई होगा भाई, नेक्स्ट आपका टैक्सेस बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम घटेगी और कंजम्पशन डिमांड भी घटेगी। फॉल इन द नेशनल इनकम इन द सेशन, लोअर टैक्सेस बट एग्रीगेट डिमांड डजंट फॉल।
दूसरा ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो होता है, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पे परसेंटेज ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स कौन, तो बड़े बड़े बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना पड़ता है। रेवेन्यू राइजेस ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन विच रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड। कॉर्पोरेट टैक्स अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो उससे मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, इन्फ्लेशन क्रिएट होगी उससे क्या होगा, चीजें महंगी होंगी तो एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी। रेवेन्यू रेवेन्यू फॉल्स इन अ रिसेशन विच टेंड टू ऑफसेट द डिक्लाइन इन द डिमांड। तो रेवेन्यू रिसेशन में रेवेन्यू फॉल हो जाता है, उससे क्या होता है, डिमांड भी हमारी ओवरऑल कम हो जाती है। आगे ट्रांसफर पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर बेनिफिट सब्सिडीज की हम लोग बात करते हैं। इट इज अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट विच रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम इन फेवर ऑफ पुअर। इन रिसेशन ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। मतलब कुल मिलाकर ट्रांसफर पेमेंट को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, तो इन रिसेशन की सिचुएशंस में हम लोग ट्रांसफर पेमेंट को और बढ़ा देते हैं मंदी के दौर में, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, लोगों की डिमांड बढ़े, लोगों के पास पैसा हो। थ्रू अ कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी, कॉर्पोरेट फॉलो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। मार्केट में नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, तो कॉर्पोरेट बड़े बड़े बिग कॉर्पोरेट्स व्हाट दे एक्चुअली दे डू, दे परमिट इंडिविजुअल टू स्पेंड मोर ड्यूरिंग रिसेशन, लेस ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी फेज। तो रिसेशन के दौरान क्या करते हैं कि ज्यादा परमिट करते हैं इंडिविजुअल्स को ज्यादा पैसा खत्म करिए, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े। तो प्रॉस्पेरिटी है, जब मार्केट इकोनॉमी ठीक चली तो वी ऑलवेज ट्राई टू प्रपोज द पीपल्स कि आप अपना पैसा बचा के रखिए। तो सक्सेस ऑफ दिस लार्जली डिपेंड अपॉन द टैक्स कंप्लायंसेस कैसा है देश का, ऑनेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ द इनकम जो इंडिया में लोग नहीं करते। केवल इंडिया में मेनली जो सैलरीड क्लास पर्सन है, ओनली दोज, वो लोग पूरी ऑनेस्टी से इनकम टैक्स पे करते हैं। ऑल दोज पर्संस हु आर सेल्फ प्रोफेशनल्स एंड दे आर अर्निंग मनी इन लाख्स इन मंथली, इवन दो दे डोंट पे इनकम टैक्स रेगुलरली। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन इकोनॉमी का। तो ऑनेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ द इनकम होना चाहिए, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, बहुत ज्यादा डिविडेंड पॉलिसी, किसी साल बहुत ज्यादा दे रहे हैं डिविडेंड, किसी साल बहुत कम दे रहे हैं, तो जिस साल ज्यादा देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, कम देंगे तो मनी सप्लाई घटेगी। एंड ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। This is all about today's lecture. Now anyone is having any doubt, please do tell me. Anyone is having any doubts? Sunita, Sikha, Vishaka ma'am, Akirti, Divya, you. तो बेसिक याद रखिए कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं और रेवेन्यू कितने टाइप के होते हैं। एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में भी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो उसमें देखना है कि आपको रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है हमारा, बस इतना मेन मुद्दा ये है बस। इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, और हमारा एंटी रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी में हम लोग क्या करेंगे, वो तो बेसिक फिनोमिना है, पता ही होगा आप लोगों को। कोई डाउट तो बताइए, अदरवाइज भी आप तो भी पीपीटी हम भेज देंगे ग्रुप में अभी रात के 10 के 11 बजे तक की, आप लोग देख लीजिएगा पीपीटी, आई विल बी शेयरिंग इन ग्रुप। चलो once again thank you so much for joining, goodbye, take care.